बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, कुरम के मामले पर कोहाट ग्रैंड जरगे में फरीकैन ने अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, जबकि दूसरी जानिब असद कैसर साहब की जानिब से कहा गया है कि बानी पीटीआई वर्कर्स की रिहाई तक जेल से नहीं निकलेंगे और पीटीआई 2 जनवरी को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में 2 बड़े मुतालबात भी पेश करेगी। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, असद कैसर साहब की जानिब से कहा गया है कि जब मुज़ाकरात होंगे तो पीटीआई की जानिब से 2 बड़े मुतालबात पेश किए जाएंगे। क्या हुकूमत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात तस्लीम कर लेगी? देखिए जी, कल तो गालिबन एक बड़ा डेडलॉक, अभी जो मेरी बात हुई है कुछ लोगों से तहरीक इंसाफ के भी, और कल इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा मुज़ाकरात में से। और तहरीक इंसाफ अपने जो है वो मामला से किसी तौर पे पीछे हटने को तैयार नहीं। और जो ये अरेंजमेंट है, ये निज़ाम है, अब तो इसको निज़ाम सब कह रहे हैं, हुकूमत तो नहीं कह रहे। ये जो निज़ाम है, अभी निज़ाम कैसा है, जमहूरी है, हाइब्रिड प्रो है, क्या है, खुदा जो जैसा भी है, जिसमें ये सियासी जमातें मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून एक जमात है, पीपल्स पार्टी है, बाकी सारी, तो उनको नहीं पता कि हमने क्या क्या देना है, क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी। वहाँ से जो है कल अगर ये मुतालबात रखे जाते हैं तो ये नहीं जानते अभी तक कि उसका नतीजा क्या निकलेगा, और वो किसी तरह से अपने मामलात से तहरीक इंसाफ पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो कल अगर ये मामला नहीं हल होते तो फिर उसके नतीजे में तलखी बढ़ेगी और मज़ीद जो है वो एक जो सियासी अदम इस्तेकाम है उसमें इजाफा होगा। देखिए, ये जो पूरा निज़ाम है ना, जिस निज़ाम की बात हो रही है, ऐसा निज़ाम किसी मुल्क तो क्या, किसी सूबे, किसी गांव, किसी मोहल्ले को भी नहीं चला सकता इस तरह का निज़ाम। क्योंकि रियासत का एक बुनियादी जो किसी भी मुल्क या गांव, वहाँ पर एक बुनियादी जो चंद उसके जो चीज़ें लाजमी होती हैं, उनमें एक तो इस्तेकाम होता है, एक क्रेडिबिलिटी होती है, एक ट्रस्ट होता है। एक मोहल्ला है तो जी ये मदरसे पे ट्रस्ट है, जो है वो वहाँ पे अदालत है तो उस पे ट्रस्ट है, वहाँ पर जो असातिज़ा हैं उन पे ट्रस्ट है, मतलब सब पे ट्रस्ट है, तो वो मोहल्ला चल रहा है ना आगे। यहाँ पर कोई चोरी करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाएंगे, बैठेंगे, कोई जिरगा लगेगा, वो अदालत लगेगी। इसमें इन बिल्ट ऐसे प्रॉब्लम्स हैं इस पूरे अरेंजमेंट में कि ये मुल्क उसका एक तरह से आप समझें कि यानी पिछला पूरा साल जो है, तो एक दिन ऐसा नहीं है, कोई एक प्रोग्राम ऐसा नहीं है, कोई एक यूट्यूब के ऊपर कोई डिस्कशन ऐसा नहीं है, कोई टीवी चैनल्स के ऊपर कोई गुफ्तगू ऐसी नहीं है जो कि खान साहब के जिक्र के बगैर हो। 365 दिन हर रोज हर वक्त कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई बयान, कोई हुकूमती बात, कोई कुछ किसी किस्म का इस अरेंजमेंट की तरफ से या जवाब में कुछ भी नहीं है, सवाए इसके कि खान साहब तहरीक इंसाफ, तहरीक इंतजाम, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब मसला ये है कि जब यानी ये सीटों पे बैठे हुए हैं और ये जो अरेंजमेंट में है, इनके पास देने को, बात करने को कुछ नहीं है, और ये जो है वो एक तरह से राज जो है अडियाला जेल से हो रहा है, ऐसा लगता है बज़ाहिर, क्योंकि ये तो उसके हजार में है ना। अब इशू ये है कि मैंने जो बात की ना कि बुनियादी क्या होता है मामला, अब तहरीक इसको भी पीटीआई को छोड़ें, बाकी जो 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है अकाउंटेबिलिटी। यानी किसी मोहल्ले में कोई चोरी करे, कोई डाका मारे, कोई करप्शन करे, कोई कुछ करे, इस सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज नहीं है। इसमें आप किसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते। अकाउंटेबिलिटी के नाम लेंगे आप तो ये धड़म से पूरा ढांचा गिर जाएगा, चाहे वो केपी हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो वफाक हो, चाहे सिंध हो, चाहे आप बलूचिस्तान हो, आप अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात ही नहीं कर सकते। ये शायद
पूरी दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते, उसके बगैर तरक्की होती जा रही है, उड़ान हो रही है, परवाज हो रही है, खुदा जाने क्या हो रहा है। और अरबों रुपया जो है वो बाहर पहले भी पड़ा था और पता नहीं कितना इस अरसे में गया है, क्योंकि आप अकाउंटेबिलिटी की बात ही नहीं कर सकते। नैब है क्यों है अल्लाह जानता है। FIA वो कश्ती डूब गई तो वो जनाब पकड़ लिया लोगों को, वरना FIA पुलिस सारी जो है वो जनाब एग्जॉस्ट हुई है, और आप पूछ ही नहीं सकते कि यार ये ऑफिसर कैसे है, ये क्यों आया, ये क्या हुआ। मतलब मैंने आपसे कहा ना, कोई बात कर ही नहीं सकते इसके अलावा कि सब अच्छा है और जो बुरा है वो पहले क्या था। उसके नतीजे में ये लॉन्ग टर्म जो हम बातें कर रहे हैं ना, ये आगे जाके और हर गुजरते दिन के साथ ये कर्जा आपके मुल्क पे बढ़ रहा है, अल्ले तलल्ले बढ़ रहे हैं, स्मगलिंग हो रही है, पैसा बाहर जा रहा है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पूछ ही नहीं रहा किसी को। तो बात सारी ये है कि जो अरेंजमेंट में बैठे हैं वो भी ऐसे ही बैठे हुए हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं हमारे अलावा कोई रास्ता नहीं है। 9 मई हमारे अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। वो कह रहे हैं कि जी इसके जो उनका मुतालबा है तहरीक इंसाफ का, वो कमीशन बनाओ। अच्छा, अब मसला ये है कि यहां पर जो है ना सियासी, आप मामला साइड पे छोड़ दें, इस्तेहकाम नहीं आ पा रहा, और इसको, इस अरेंजमेंट को, यानी ये निज़ाम का नाम दे रहे हैं ना, इस निज़ाम को चलना चाहिए। कौन सा निज़ाम है ये, क्या है? और वो जो है वो जाहिर है अपनी शराइत कायम है, तो उसके नतीजे में ना इस्तेहकाम आ रहा है, ना ये आपके यहाँ पे कोई किस्म की कोई जवाब। मैंने यूनिवर्सिटी से बड़ी मुझे अजीब बात पता चली, KP का मुझे नहीं पता, लेकिन जो सिंध और पंजाब से जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे जो फैकल्टी है, एक यूनिवर्सिटी, बल्कि 2 यूनिवर्सिटी से मैंने दोनों सूबों में चेक किया, तो फैकल्टीज़ के जो टीचर्स हैं उनको आधी आधी तनख्वाहें मिली हैं। कुछ जगहों पे, एक जगह पे शायद मिली नहीं, कुछ अरसे से वो कह रहे हैं कि, और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो यानी जो मैं सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, वो बरस से वहाँ पर मेरिट नहीं है किसी किस्म का। और यानी इस कदर अफसोस की बात है कि जो बुनियादी इश्यूज़ है ना, कि आप यूनिवर्सिटीज़ में से आपकी यूथ निकले, बच्चे निकलेंगे, आगे जाके कोई होप होगी, कोई जॉब्स क्रिएट होंगी, कोई अकाउंटेबिलिटी सबसे पहले होगी, आपका कोई स्कैंडल आता है, ये होते हैं मामला, कोई आप डिस्कस ही नहीं करते, है ही कुछ नहीं। तो यानी एक अजीब सी बात है ना कि आप जाएं जी थाने में जाके कहेंगे जी उस फलाने आदमी ने किए होगा, बहुत दौड़ जाओ, मतलब है ही नहीं। आप पुलिस में जाएं, उधर जाएं, अदालत में जाएं, वगैरह, मतलब कुछ, मैंने आपसे कहा ना, कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जो मुल्क, जो रियासत जो है वो अकाउंटेबिलिटी के बगैर चल रही हो। अब अकाउंटेबिलिटी आपके जो कि एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल होता रहा है और अब भी हो रहा है, तो उसके नतीजे में उसकी जो रियासत का एक बुनियादी जिज्व होता है ना, कि आप कहते हैं भाई यहाँ पे। और ये क्या बात हो रही थी उस वक्त? ये बात हो रही थी जब हमारे IMF से मुज़ाकरा चल रहे थे और वो कह रहे थे कि आप अपना जो एलिट है उसको आप एलिट कैप्चर ख़त्म करें। कितना शोर उस वक्त उठा था, खर्चे कम होंगे। अभी आप देखिए, आपने सारी सब्सिडीज़ दी उन अदारों को जिनकी आपने निजकारी करनी थी। अब मैं यहाँ पर, ये मुशर्रफ साहब के वक्त में ये जो स्टील मिल है ये फ़ायदा दे रही थी, उसके बाद ये दिवालिया हो गई, इसको अरबों रुपया और दिया, वो भी गायब हो गया, फिर इसको बेल आउट दिया, वो कहाँ गया? वो फिर देते हैं फिर गायब हो जाते, फिर देते हैं फिर गायब हो जाते। और जनाब ये सारा का सारा जो, और एक अदारा नहीं है, सारे ये जो आपके वाइट एलिफेंट जिनको आपने कुछ करना था, कोई उसका रास्ता निकालना था, बस सिर्फ क्या है कि सुबह दोपहर शाम तरक्की होती जा रही है, उधर कर्जा बढ़ता जा रहा है, उधर FBR कहाँ से ले? भाई FBR जाके पूछे ना, ये अरबों खरबों के जो जल थे और तकारीब और ये कैसे हो रहे, उनसे पूछे जाके, उनसे पूछे ना पैसा कहाँ से आ रहा है, अरबों खरबों रुपया जो रोज़ खर्च होता है। एक तकरीब हो रही है तो दूसरी हो रही है तो तीसरी हो रही है, तो बेकार इश्तिहार भरे हुए हैं जनाब, पूरे सफ़े, आगे कोई पूछने वाला नहीं है। और इसमें से आप अगर इतना सा 0.0001% भी थोड़ा सा निकाल लें तो 4, 5, 6 बच्चों को आप
रोज़गार दे सकते हैं, लोगों के आप जो हैं वो ख़र्चे दे सकते हैं, बिजली के, घरों के, राशन, किसी कुछ कोई है ही नहीं, कोई मतलब कोई असल में तरजीहात ही नहीं है ना। तरजीहात ये है कि माल बचाओ, इसके अलावा तो कोई मतलब कुछ भी नहीं हो रहा ना यहाँ पे। अब मसला ये कि इससे कैसे निकलें। अच्छा, खुद बेजार हो गए इस अरेंजमेंट में, लोग भी बेजार हो गए, वो क्या करें, कितनी दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये गालिब जो करते हैं वो पब्लिक आगे से उनको उतना ही एक जवाब आता है। टाइम आपके पास कम है, बल्कि मतलब आग इससे निकलना है ना आगे, तो अब ये फंसे हुए सारे कि कैसे निकलें आगे। कल मुज़ाकरात के नतीजे में अगर नहीं निकलती तलखी और बढ़ेगी। मुल्क के मसाइल जो है बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, ये शुक्र है खुदा का करूँ का मुआहदा हुआ, अल्लाह का शुक्र है। अब कराची में क्या हालात हैं, किसी बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, लोग परेशान हाल हैं। और वहाँ पर आप ये देखें कि खुदा ना खास्ता कोई कल भी बड़े ज़ख्मी हुए हैं, शहरी भी ज़ख्मी हुए हैं, पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए हैं, उसको कोई हल निकले मामलात का, सड़कें खुलें, लोग घरों को जाएं, परेशान लोग, मैंने कहा ना नफसियाती मरीज़ हो गए हैं इस पूरे अरेंजमेंट। ये जो भी कुछ है ना, ये ना सिर्फ ये डिलीवर नहीं कर पाया, बल्कि इसने सियासत भी फारिग कर दी है सबकी, और इसने जो है ना ये लोगों को ज़हनी मरीज़ बना दी है, क्योंकि कोई बात करने को ही नहीं है। अब सारा वक्त तो ये ऊ करके कौम पूरी ऊ ही कर रही है ना शहबाज शरीफ साहब के बकौल। तो मकसद ये है कि ये तो गैर संजीदा सा एक बहुत ही अजीब सा एक इन्होंने अरेंजमेंट करके बैठे हैं ना, इससे आगे कोई है ही नहीं, कोई ना विजन है ना कोई बात है। इससे निकलें आगे, या मुज़ाकरात के नतीजे में निकलें, या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी उसमें निकलें। ऐसे तो मुल्क नहीं चल रहा, ये सिस्टम तो जा रहा है, ये जा चुका है। अब इसको सिस्टम कह रहे हैं ना सारे, अब लफ्ज़ निज़ाम इस्तेमाल हो रहा है, निज़ाम, इस निज़ाम को चलना चाहिए। अब कोई तो हुकूमत भी नहीं कह रहा, निज़ाम, इस निज़ाम को चलना चाहिए। क्या ये निज़ाम रहेगा, क्या ये निज़ाम नहीं रहेगा। तो चले यहाँ तक तो आए ना बात कि सिस्टम का लफ्ज़ तो आ गया, कम से कम अरेंजमेंट आ जाता तो और ज़्यादा अच्छा था, ठीक है ना। लेकिन सिस्टम तो सब कह रहे हैं ना इसको, अब ये सिस्टम नहीं चल रहा, ये फंस गया है। और इसमें लोग, कुछ लोग बेचारे इसमें एक बेजार हैं। मैं कुछ रोज़ पहले कराची गया, मैंने अजीब एक बात देखी कि जो गैस है, कराची में तो गैस नहीं है बड़े इलाके में, जिस इलाके में गैस है, मैंने पहली दफ़ा सुना कि गैस की पाइपलाइन पे खूंटे डले हुए, यानी उसमें से सक्शन हो रही। कितना ख़तरनाक है। एक तो ना पानी को वो सक्शन पंप लगा के पानी, वो जो गैस है वो गैस कितना ख़तरनाक है, किस कदर ख़तरनाक है कि उसको गैस के अंदर से खूंटे लोग डाल के गैस खींच रहे हैं, क्योंकि गैस ही नहीं है। मैं तो परेशान हो गया बात सुन के। मैंने कहा भाई ये किसी वक्त खुदा न खासा का हादसा हो जाए। उन्होंने कहा गैस ही नहीं आ रही शहर में। कराची शहर में लोग लकड़ियाँ जला रहे हैं कराची शहर में। तो मैंने गवर्नमेंट के उनके लोगों से पूछा, मैंने कहा ये क्या? वो कहते हैं जी सबसे ज़्यादा गैस यहाँ से आती है, लेकिन वो बाकी सूबों में चली जाए। मैंने कहा भाई ये तो अजीब सी बात है, इसको तो यानी कराची या मुल्क के सारे हिस्सों में आप देखें ना, जी क्योटिक सूरत हाल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है ये सिस्टम जो जा रहा है तो जल्दी चला जाए। जो भी कुछ होना है वही बता दें, हमें बता दें क्या करना है, क्योंकि लोग तो इससे ज़्यादा लोगों में तो हिम्मत नहीं है। सुबह शाम सड़कें बंद, एक खबर दूसरी खबर, ज़हनी मरीज लोगों के। तो बात वही है कि इन हालात में क्या करना चाहिए, लेट देम ये जा रहे हैं, ये मतलब आपस में जो है ना इनके साथ ज़्यादा बस यहाँ तक ये पहुँच गए। अब इनको समझ कुछ नहीं आ रहा कि क्या करना है, और ये जो है ये अभी से कैसे निकलते हैं। वक्त कम मैं क्यों कह रहा हूँ, देखें बड़े यानी सबसे पहले तो अल्लाह ताला खैरियत से नया साल शुरू हुआ है। आज से ठीक 2 माह बाद, यानी 1 जनवरी, 1 फरवरी और 1 मार्च गालिबन पहला रमज़ान है, सिर्फ 2 महीने। अच्छा, और जो प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप हैं, उन्होंने आज वाशिंगटन डीसी के मेयर से मुलाकात की है और ये कहा है कि भाई ये अरेंजमेंट सारे जो हैं ये मैं ख़ुद इसको देखूंगा, जो कि तकरीबी हलफ बर्दारी उनकी 19 दिन, और उसमें वो मेहमान और सेल जो भी है उन्होंने वो पर्सनली प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी टीम ने कहा है कि मेयर को बुला के भाई इसको मैं देखूंगा सबको। दूसरी जो बात है वो ये है कि दोनों जंगें गालिबन अपनी जगह
उनके आने से एक तो जाहिरियत है, लेकिन जाहिरियत के साथ साथ एक बड़ी जंग फैल गई है। यहाँ पे जो गज़ा का मामला है ये बड़ा अजीब हुआ है, और दूसरी यूक्रेन की जंग भी नहीं ख़त्म होने जा रही। पहले 20 जनवरी से पहले यूक्रेन की जंग भी नहीं ख़त्म होने जा रही। जो पीस प्रपोजल था, रशिया ने कहा कि 1 मिनट ठहर जाएं, ये 24 घंटे में कैसे, क्या प्लान है आपका 24 घंटे के अंदर ये जंग ख़त्म होने का कोई प्लान है कि क्या मतलब है कि वो जो रशिया की तरफ से बात हुई है उन्होंने कहा इस तरह नहीं है, अभी तो एक परमानेंट हम सॉल्यूशन चाहते हैं, और उसमें यह कि नेटो और जो इलाके हमारे पास हैं और वगैरह वगैरह वो सारे, लेकिन वो अब कैसे होगा, वो ट्रंप आएंगे तो कुछ करेंगे ना। लेकिन ये है कि बहरहाल ज़ेलेंस्की जो है वो नेटो में नहीं जा सके। देखिए ना, ज़रा सा गलत जो फ़ायदा होता है, यानी जो गलत फ़ैसला होता है किसी वक्त, वो कहाँ ले जाता है पूरे मुल्क को। अब वो नेटो के अंदर तो वो जा नहीं पाए, असला जितना मिला या जितनी एड मिली उसका जो है वो आने वाले दिनों के अंदर हिसाब किताब शुरू होगा इनकी तरफ से आने के बाद। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ओबामा दौर में कितने पैसे गए और यहाँ कितने गए, और ये चूँकि मैंने पहले भी बात की थी ना कि इलॉन मस्क चाहते हैं कि ये आ जाए थे। ये कल जो तकरीब हुई वहाँ पे न्यू ईयर की, तो उसमें फ्लोरिडा में इलॉन मस्क, ट्रंप, सारी शख्सियात मौजूद थी एक साथ, और काफ़ी वहाँ पे हल्ला गुल्ला हुआ, सेलिब्रेट किया इन्होंने। लेकिन यह है कि इसमें जो, तो ये तो जंग ख़त्म होने से रही, यानी यूक्रेन की भी नहीं ख़त्म हो रही, और यूक्रेन की जंग ख़त्म नहीं हो रही, और यूरोप के अंदर जो है वो जो गैस आ रही थी थ्रू यूक्रेन, तो वो जो है वो गैस को जो है वो वहाँ पे रुक गई है। यूक्रेन ने वो माहिदा ख़त्म हो गया तो यूरोप की जो है वो गैस रुक गई है, और उसके साथ जो है वो जो स्लोवेकिया है, स्लोवेकिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कुछ अर्सा पहले रशिया गए हैं, और स्लोवेकिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हंगरी के साथ, अब हंगरी और स्लोवेकिया दो ऐसे ईयू के मुल्क हैं जो कि प्रेसिडेंट पुतिन से मिल भी चुके हैं, यानी विक्टर ऑर्बन और ये दोनों जो हैं ये यूक्रेन जंग के ख़िलाफ़ हैं, तो वो वहाँ जाके अपना अरेंजमेंट करके आ गए हैं कि हमें गैस मिलती रहे। लेकिन ये है कि बाकी जो ईस्टर्न यूरोप है वहाँ पे गैस की सप्लाई बंद हो गई है। ये जब सोवियत यूनियन टूटा था तो उसके बाद ये यूगोस्लाविया था, यूगोस्लाविया जो है वो एक दूसरी जंग अजीम के बाद एक यूगोस्लाविया बना था जो कि 90 की दहाई की शुरू में टूट गया। उसमें जो बहुत से मुल्क निकल आए, ठीक है ना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ये सारे जो हैं, बोस्निया हर्ज़ेगोविना, कोसोवो, ये सब निकला है उसमें से बहुत से मुल्क। लेकिन ये है कि उसमें, अच्छा, स्लोवेकिया और स्लोवेनिया अलग अलग हैं, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं स्लोवेकिया को स्लोवेनिया के साथ। तो ये बात मैं कह रहा हूँ कि स्लोवेकिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो वहाँ पे जाके उन्होंने मुलाकात की, और वो जो पाइपलाइन है, अच्छा अब मसला ये है कि अगर यूक्रेन के थ्रू भी नहीं जाएगी और वो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस भी तबाह हो गई हैं, तो फिर ये है कि ईयू को गैस कैसे जाएगी। रशिया की बड़ी मार्केट है, $5 बिलियन, तो इससे पहले तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये जो जंग शुरू हुई है उसके बाद भी $5 बिलियन की एक मार्केट थी रशिया की। तो अब ज़्यादातर जो यूरोप की गैस है वो या तो कतर से जा रही है, या ये है कि वो अमेरिका से आ रही है, या फिनलैंड वगैरह से, नॉर्वे से आ रही है, सो नॉट फिनलैंड। तो ये जो गैस है वो वहाँ से क्या काफ़ी होगी, और जो ईस्टर्न यूरोप है वो वहाँ पे सर्दी है बड़ी शदीद, और वो मुल्क परेशान है। पोलैंड खुश हुआ है बहुत ज़्यादा, और जो कई मुल्क हैं वो खुश हैं, कई मुल्क परेशान हैं कि भाई ये गैस जो है वो कैसे आगे जाके, जो बड़ी इकॉनमीज़ हैं वो जो खुद क्राइसिस है यूरोप में, लेकिन बड़ी इकॉनमीज़ कैसे आगे जाके बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाएंगी कि अमेरिका के, ट्रंप आ रहे हैं वहाँ पे, ट्रंप ने कहा हमसे गैस ख़रीदो, और मतलब मैं पाबंदियाँ लगाऊंगा, तो ऑलरेडी बंद ही हो गई है गैस वहाँ से। तो एक क्राइसिस जो है ये अभी पैदा हो रहा है, और उस क्राइसिस में ये देखना है कि यूरोप का क्राइसिस तो अपनी जगह खड़ा है ना, ठीक है ना, और जो जर्मन जो उनके जो शरीफ आदमी प्रेसिडेंट फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर, तो उनको जो है वो इलॉन मस्क ने, ये मैंने कहा था ना जर्मन चांसलर की इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट तो वैसे ही है ना, प्रेसिडेंट की इतनी पावर नहीं है। उन्होंने इलॉन मस्क का जवाब दिया था कि हमारी सियासत में इन्वॉल्व ना हो, तो उसने कहा कि ये तो एक टायरेंट है,
ये तो बिल्कुल एक जो है ये एक आमिर आदमी है, और शेम ऑन यू, एलॉन मस्क ने ये ट्वीट कर दिया। तो इसके ऊपर अगर हम ये देखें 23 के ये इसको इन्होंने इंसल्ट किया। अच्छा, भी ये बढ़ती जा रही है ना, एक लिस्ट बढ़ती जा रही है कि जिन लोगों को नाम से 23 स्लाइड देखें, जिन लोगों को नाम से जो एलॉन है वो नाम लेके उनको फड़का रहे हैं, तो उसमें ताज़ा तरीन नाम जो है वो जर्मन प्रेसिडेंट का आ गया। इससे पहले कनाडा, इससे पहले जो और तवील कतार है, तो जर्मन प्रेसिडेंट भी रगड़े गए। वो पहले ही वहाँ पर वो जो राइट विंग AFD पार्टी है उसको सपोर्ट करने का ऐलान कर चुके हैं। तो बिल्कुल ही धबड़दूज हो गए उनके प्रेसिडेंट, तो बिल्कुल ही फारिग हो गए ना। मतलब उन्होंने बात की, उन्होंने कहा शेम ऑन यू, तो बस खामोशी, ठुस। तो चांसलर ने आके छोटी मोटी बात की, लेकिन ये कि चांसलर तो खुद अभी वो केयर टेकर को हेड कर रहे हैं, तो एक अजीब सा एक सूरत हाल वहाँ पे पैदा है। लेकिन मशरिक़ वस्ता में क्या हुआ है, यहाँ पर अजीब मामला हुआ है। वो ये मामला हुआ है कि सिर्फ दिसंबर में 27 हमले, 27, सिर्फ दिसंबर में 27 दफा हूतीज ने इसराइल पे अटैक किया, 27 दफा। और कल रात को जब नया साल की खुशियां दुनिया भर में मनाई जा रही थी, तो इसराइल के ऊपर गजा ने दूसरे साल न्यू ईयर पे फिर अटैक कर दिया, जैसे पिछले साल के न्यू ईयर पे किया था, फिर गजा से अटैक हुआ। गजा से, हूतीज की बात नहीं कर रहा, गजा से फिर अटैक हुआ। और जनूबी जो इसराइल है वहां पे गजा से आके रॉकेट मिसाइल गिरे या रोक लिए उन्होंने, जो भी हुआ वो बहरहाल वहां पे सायरन बज गए कि ये गजा से आ रहा है। ठीक 12 बजे एग्जैक्ट वो जो डॉट न्यू ईयर है, जैसे गजा से, वहां से हमास ने, जो कि अक्टूबर से लेके, और ये जनवरी आ गया, अक्टूबर 2023 से लेके जनवरी 2025 तक वहां पे हमास मौजूद है, उन्होंने जनवरी रॉकेट दाग दिए। उसके बाद ये हुआ कि 72 घंटों में हूतीज ने 2 MQ रिपर गिरा दिए अमेरिकन के, 2 हूतीज ने। अच्छा, पहले तो जो है उनकी तरफ से ही आया कि जी ये अलमदाइन को मैं दिखा रहा हूं कि 13th, पहले तो उन्होंने कहा 13वां US मेड MQ रिपर गिरा दिया हमने, ठीक है। फिर उसके थोड़ी देर बाद ही इन्होंने अटैक किया उन पे, इन्होंने बरतानिया और जो अमेरिकन फौज है इन्होंने अटैक किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने 14वां गिरा दिया, ये 11th, 14th US मेड MQ रिपर। अब इशू ये है कि ये जो है ये $32 मिलियन का है, MQ-9 रिपर जो है $32 मिलियन का। तो ये जो है ये फिर गिरा दिया उन्होंने। और उसके बाद ये भी नहीं किया, उसके बाद उन्होंने, हूतीज ने 27 तो हो चुके थे ना, अब जो रात के 12 बजे के बाद उन्होंने 28वां हमला किया है हूतीज ने, 28वां। दिसंबर में वो कर चुके थे 27, जो 28वां हमला है उनका, वो कल रात को उन्होंने यरूशलेम पावर स्टेशन पे किया, बेंगोरियन हॉस्पिटल एयरपोर्ट पे किया। यरूशलेम पोस्ट में कोट कर रहा हूं क्योंकि ये इतना बड़ा केओस है कि 16 स्लाइड अगर हम दिखाएं, यरूशलेम यानी 27 हमले, यानी नॉन स्टॉप रोज रात को। और जब अमेरिका ने किया, उन्होंने MQ रिपर गिरा दिए। अब इशू ये सारा कि ये तो मामला जो है वो बड़ा अजब सा हो गया। अच्छा, टाइम्स ऑफ इसराइल कह रहा है कि 10th के हमास फायर्स, हमास, ये ज़हन में रखें, हमास हूतीज नहीं है, हमास गजा से सदर्न इसराइल पे नया साल शुरू होते ही हमास उधर से कर रही है अटैक,
और इधर से इन्होंने रिपर गिरा दिए 72 घंटों में 2, और साथ ही इन्होंने अटैक कर दिया हुतीज़ ने यरूशलेम पे, और उसके साथ ही जो है वो उनके पावर स्टेशन, यरूशलेम पावर स्टेशन पे, और साथ ही जो है वो बेंगोरियन हॉस्पिटल एयरपोर्ट जो कि तल अवीव में है। तल अवीव का बेंगोरियन एयरपोर्ट है। उसके साथ ही अमेरिकन यूएस कैरियर के ऊपर भी दाग दिए। हुतीज़ ने जो है वो जो यूएस कैरियर है उसके ऊपर भी दाग दिए मिसाइल, इन पे इधर भी दाग दिए, रिपर गिरा दिया, और साथ ही जो है वो इन्होंने जो है वो, ठीक है ना, ये मैरीटाइम एग्जीक्यूटिव बता रहा है 17 उनकी जो हुतीज़ क्लेम रिटेलिएटरी अटैक ऑन कैरियर हैरी ट्रूमन इन रेड सी। अब मुझे ये बताएं कि हुतीज़ ने क्या किया है कि एक अटैक इन्होंने जवाब दिया, रिपर गिरा दिया इन्होंने जवाब दिया, उसके जवाब में इन्होंने हैरी ट्रूमन पे भी किया और एक और रिपर गिरा दिया, और साथ ही इसराइल पे अटैक कर दिए, और उधर से हमास ने कर दिया। तो ये तो मामला जो है, अच्छा 13 तारीख से ईरान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान न्यूक्लियर पे बातचीत शुरू हो रही है, और उससे पहले जो है वो ईरान के सदर जो है वो जा रहे हैं रशिया, और वहाँ जाके कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं, अभी जैसे वो चाइना में करके आए हैं। तो ये तो आप छोड़ देंगे, इसराइल भी अटैक करेगा, क्या करेगा ईरान पे आगे पीछे, वो तो कहीं ठुस फुस हो गया सारा प्लान। इसमें इशू ये है कि हुतीज़ ने ये कैसे एक ही वक्त में 2 रिपर गिराए 72 घंटों में, हैरी ट्रूमन पे अटैक किया और साथ ही इसराइल पे कर दिया। वहाँ पर वो फिर उनका एरो, फिर उनका वो जो डेविड स्लिंग है, फिर उनका आयरन डोम है, फिर वो एक्टिव है, और अभी वो इधर सारा फोकस किया, वो उधर से हमास ने। तो ये इतना बड़ा गूफअप हो गया है, इतना उलझ गया मामला कि ये मेरा ख्याल है कि इसको तो आप भूल जाएं। अच्छा, वो कैदियों का जो था वो सारा रुक गया, क्योंकि वो उधर से कह रहे हैं कि ये मरवान बरगूती के बगैर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमास के लोगों ने कहा है कि आप ये 10, 15, 20, 25, 30 जो भी लिस्ट है, मरवान बरगूती का नाम होना चाहिए इसमें, उसके बगैर तो हम नहीं रहा, और कोई लिस्ट नहीं चलेगी। पहले मरहले में दूसरे में पहले हमें नाम अनाउंस करें कि मरवान बरगूती कब अनाउंस होगा। अच्छा, तो ये ना अगले 19 दिन में यूक्रेन की जंग थम रही है, ना अगले 19 दिन में जो है वो ये, बल्कि एक नया रंग ले गई है। ये जो हुतीज़ ने किया है अटैक, एक वक्त में उन्होंने रिपर गिरा दिए हैं और साथ ही फिर दोबारा अटैक किया इसराइल पे। मैंने कहा 27 हमले वो आप ऐड करें, तकरीबन रोज ही हो गया ना दिसंबर में, आप 27, इसका मतलब डेली रोज होता रहे, रोज एक हमला हो रहा है, एक हमला या 2 हमले रोज हो रहे हैं, और उसके बाद जो है वो 14 रिपर गिरा दिए आपने। और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये अलग हैं, और शिपिंग लेन्स बंद यहाँ पे पूरे रेड सी के। तो इतना बड़ा गुफअप हुआ सारा। ये प्रेसिडेंट बाइडेन जो छोड़ के जा रहे हैं जहेज में जो प्रॉब्लम्स प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने उधर से फिर वो दोबारा उन्होंने कहा कि पैनामा कैनाल भी आएगी, और ये अच्छा, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने इशारतन बात की कि कनाडा तैयार हो गया हमारी 51st स्टेट बनने के लिए। वो उसको अभी भी टॉन्ट कर रहे हैं कि ये 51। अच्छा, वो अब थोड़ा सा उनको एहसास हुआ है कुछ लोगों को कि भाई ये इतने सारे रपड़ ना पड़ जाएं, वो तो बेचारे जस्टिन ट्रूडो तो फारिग हो गए ना वहाँ। लेकिन ये है कि वो मतलब लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो ग्रीनलैंड का भी इशू नहीं है, पनामा को हम ले लेंगे वापस। और चाइना का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहा है पनामा कैनाल के ऊपर। और ये मशरिक़ वस्ता में क्या बनेगा, बहुत सारे मसाइल ये छोड़ के जा रहे हैं। और हाँ, उधर कुर्दों का जरा ब्रेक लें तो उसके बाद बात करते हैं कि उधर क्या हो रहा है, टर्की का क्या मामला चल रहा है। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, क्या ये मुआशी इस्तेकाम सियासी इस्तेकाम के बगैर मुमकिन होगा? नहीं जी, इस्तेकाम तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। और ये एक बड़ी परेशान कुन बात है कि
इतना इतना तूल पकड़ गया है सारा मामला। जी। और मैंने पहले भी कहा ना कि इस तरह से मुल्क जो है ना, मतलब है कि मईशत खड़ी हो गई। कैसे खड़ी हो गई? जब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी अदारे का ऑडिट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, तो ये मुल्क कैसे फिर आगे? ये तो रुका हुआ है। और जब ये सिस्टम गिरेगा ना, तो आप देखिएगा कि कितने बड़े ह्यूज मेगा स्कैंडल्स आएंगे। पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं, ओवरऑल कितना पैसा मुल्क का बाहर पड़ा हुआ है जो कि जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। तो उसके नतीजे में जो है ये सारा एक प्रॉब्लम ऐसा है जो बस चलता जा रहा है और चलता जा रहा है। लेकिन ये मैंने आपसे कहा ना कि अब ये एक जगह जाकर रुक गया है और इससे आगे ये चल नहीं रहा। रोमानिया और बुल्गारिया 2 मुल्क जो हैं वो शामिल हो गए हैं जी शेंगन में। और शेंगन में ये मुल्क जो हैं, ये दोनों अगर शामिल हुए हैं तो इसका मतलब है कि शेंगन के जो मुल्क हैं टोटल वो अब हो गए हैं, उनकी जो तादाद है वो हो गई है 29 बुल्गारिया और रोमानिया के आने के बाद। और 29 तो ये बड़ी एक एक्साइटमेंट है यूरोप के अंदर कि भाई 2 नए मुल्क आए हैं, EU के नए मुल्क जो हैं ये आए हैं। ये 1985 में बना था शेंगन, 5 मुल्क थे शुरू में, उसके बाद अब ये बढ़ते बढ़ते शेंगन। लेकिन ये है कि बॉर्डर का जो मतलब होता है कि आपका शेंगन वीज़ा है तो आप 2 मुल्कों में, रोमानिया में बुल्गारिया में जा सकते हैं। कुछ मुल्क हैं जो नहीं है शेंगन में, आयरलैंड नहीं है, कुछ स्पेशल अरेंजमेंट हैं स्वीडन वगैरह के साथ। लेकिन ये कि ये मुल्क तो शेंगन जो है वो एक बढ़ गया, ये एक बड़ा काम हुआ इसमें। दूसरी बात है वो ये है कि जो टर्की के मामलात हैं, ये टर्की में जो अब्दुल्ला ओगलान के साथ, एक तो पेंटागन ने कहा है कि जी US बैक्ड। अब देखें ये जो पेंटागन कह रहा है ना, रॉयटर्स 20th, सीज़फायर बिटवीन टर्की एंड US बैक्ड SDF इन नॉर्दर्न सीरिया होल्डिंग 20th। यानी SDF को यानी अब उन्होंने जो है ये कहा है कि जी अभी सीज़फायर है। अच्छा, इसी दौरान टर्की जो है वो पूरी कोशिश, US बैक्ड SDF। अच्छा, इस SDF को पता है अच्छी तरह कि वो है जो अब्दुल्ला ओगलान वाली के साथ जो है, उनको अच्छी तरह पता है कि US बैक्ड है। तो इसलिए उन्होंने जो है, एक तरफ तो मुलाकात हो रही है, जो मुलाकात हो रही है जिसको MEP पार्टी अलायंस करवा रहा है, जिसको प्रेसिडेंट एर्दोगन हेड कर रहे हैं, वो इसका ढूंढ रहे हैं एक पॉलिटिकल हल, जिसमें उन्होंने मुलाकात भी की है जाके। DM पार्टी ने पहले भी बात हमने की थी कि अब्दुल्ला ओगलान से बात की है, वो तैयार हो गए हैं और आज भी उनकी तरफ से जो है। लेकिन एक झड़पें जा रही हैं यहाँ पे, झड़पें अभी सीज़फायर है भी और नहीं भी है। ये तो कहा है ना पेंटागन ने कि सीज़फायर है, लेकिन मैं अभी इनको कोट कर रहा हूँ जो वहाँ पे जो कुर्द हैं, जो SDF के लोग हैं, उन्होंने कहा सीरियन कुर्दिश लेड फोर्सेस डिटेन 50 IS सस्पेक्ट्स, एक ऑपरेशन 21वीं अगर आप देखें तो वहाँ पर वो कह रहे हैं कि IS के लोगों को पकड़ा है। तो ये सीरियन कुर्दिश लेड फोर्सेस। तो इशू ये है कि ये तो वहाँ पर अभी IS के नाम पे, किसी और नाम पे एक स्टेबिलिटी का फुकदान है। लेकिन मेरा अपने ख्याल है कि अमेरिकन भी यहाँ से रिस्ट्रेन करेंगे। एक दफ़ा ये पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो गया अगर टर्की का और PKK का, अब्दुल्ला ओगलान का, तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। ये मेरा ख्याल से ट्रंप इंतज़ामिया हर सूरत ये चाहेगी कि यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाए, यहाँ पे कुछ सेक्टेरियन मामला ना बिगड़ें। देखें ना, साथ मैंने आपसे कहा ना कि ये वो ग्रुप है जो सीरिया में आया है, जो माजी में अलकायदा या दाइश या इनके साथ रहा है, और साथ में इराक है जहाँ पे मेजॉरिटी अहले तशी की है। तो किसी भी किस्म की ऐसी सूरत हाल नहीं डेवलप होनी चाहिए जिसके नतीजे में यहाँ पे मामलात सियासत से हट के किसी और रुख पे चले जाएं। तो तमाम जो पार्टीज़ हैं, तमाम लोग हैं, वो इस बात को यकीनी बना रहे हैं, चाहे वो इराक के प्रेसिडेंट हों, शिया सुडानी हो, या मुक़्तदा सदर हों, या वो ये जो क़यादत है, नई क़यादत जो सीरिया में आई है वो हो, या टर्की हो, कि इसकी हसासियत को सामने रखते हुए मामलात को आगे लेके चलें। अच्छा, वहाँ पर जो इसराइल है वो तो इससे पहले कि गोलान शोलान इधर उधर झांक झूंक रहा था, उनको हुतीज़ ने हेड ऑन ले लिया। यानी अब बहुत ही बड़ी एक तो जहरियत है ना, और वो छोड़ दें, बहुत बड़ा कल मुजाहरा हुआ है जनाब टर्की में, ये जो फ़लस्तीनियों के हक़ में इतने लोग, यानी न्यू ईयर एक तरह से उन्होंने
फ़लस्तीनियों के हक़ में टर्की में वहाँ पे मनाया गया। लेकिन ये तो बेइज्जती सी बेइज्जती है ना कि अब वो हमास की तरफ से अब अटैक हो जाए, और इसमें इसराइल अकेला नहीं है, इसमें तो वहाँ पे थार्ड मिसाइल भी लगे हुए हैं, और अब ये यूएसएस कैरियर पे अगर अटैक हो रहा है तो ये तो बड़ी अजीब बात है। और 27 हमले, जैसे मैंने आपसे कहा ना, 27 हमले, और ये 28वां हो गया, और 2 इसमें रिपर भी गिर गए, तो 14 रिपर गिरा दिए, और ये हूतीज़ हैं। तो ये एक क्योटिक सूरत हाल है। मैं आपको फिर ये बात बता रहा हूँ कि ये सारा कुछ हमारे आसपास हो रहा है, ये दूर दुनिया के किसी लातीनी अमेरिका के कैरिबियन आइलैंड में नहीं हो रहा, ये हमारे बिल्कुल पड़ोस के पानियों में। ये जो सीरिया का इशू है दरमियान में, मैं देखें कई दफ़ा ये बात कहता हूँ, सोचता हूँ कि जोग्राफी की वजह से बाज़ दफ़ा देखें ईरान हमारे लिए बफर है बहुत बड़ा। ईरान जो है, अगर फ़र्ज़ करें ईरान का जोग्राफिया ऐसा होता कि ईरान दरमियान में ना होता और हमारा बॉर्डर लग रहा होता इराक़ के साथ और सीरिया के और ये साथ, तो क्या पाकिस्तान में हम संभाल सकते थे? यानी अफ़गानिस्तान होता और इधर इराक़ हो, फ़र्ज़ करें, तो ईरान इतना मजबूत मुल्क है कि उसने अफ़गानिस्तान के बॉर्डर को भी संभाला है, इराक़ को भी। ये आप देखें ना, ईरान की एक स्ट्रेंथ देखें आप। हमसे तो एक अफ़गानिस्तान के मामलाती उलझे हुए हैं पता नहीं कितने सालों से, वो अफ़गानिस्तान के साथ भी है, इराक़ के साथ भी है, और पूरी गल्फ़ की पॉलिसी को भी देख रहे हैं। ईरान कितनी स्ट्रॉन्ग उनकी उन्होंने रियासत में बनाई हुई है। टर्की ने कितना स्ट्रॉन्ग किया हुआ अपने आप को, अब देखें। अज़रबैजान ने, यानी मुल्कों ने कितना अपना वो किया हुआ है, और वो ऐसे ऐसे पॉलिसियाँ नहीं बदलते उनकी पॉलिसियों में। यानी अगर वो उसको पकड़ा था 90 की दिहाई में, तो आज तक पकड़ा हुआ है। ऐसा नहीं होगा कि वो अचानक वो पता चला कि वो पॉलिसी चेंज हो गई उनकी कुर्दों के बारे में, ऐसा नहीं होता, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती है। अब इशू ये है कि यहाँ तो हम हर थोड़े दिनों के बाद ये अफगानिस्तान की पॉलिसी बदल जाती है। अभी क्या पॉलिसी है क्या नहीं है वो पता कुछ नहीं होता, और इतनी दफ़ा बदल गई है कि अब लोग कहते हैं यार एक मिनट ठहर जाओ, जो कभी हम यानी इस वक्त हमारी वो पॉलिसी हो गई है शायद, जो यानी हम तालिबान क्या कर रहे हैं शायद अमरुल्लाह साले के साथ, मतलब अजीब कन्फ्यूजन है। मतलब हमें इसको मामलात को बैठ के निपटाना है, सबको, सारे स्टेक होल्डर्स को, और अच्छा कि बातचीत हो रही है उनके साथ। उनके सवाल से दहशतगर्दी लेकिन हो रही है, उसका हल तलाश करने की ज़रूरत है कि उनके सवाल से दहशतगर्दी अब क्यों हो रही है। या तो वेपन छोड़ के चले गए हैं लोग, या ये कि कुछ हमारी भी गलती होगी ना, वहाँ से लोग आ रहे थे, रजिस्ट्रेशन हुई, जो भी हुआ, लेकिन इसको बैठ के हमने हल करना है मामलात को, और उनको समझाना है कि भाई दहशत, देखें उनको नहीं दुनिया अभी तक रिकगनाइज़ करी ना, कर लेना चाहिए था उनके साथ मामलात। लोगों ने तिजारत वगैरह शुरू कर दी है, लेकिन ये भी नहीं है उसका तरीका कि हम जंग करें, उनके साथ लड़ाई करें। तो मामलात को हमने सुधारना है, हम निकलें इससे, इस सारे इशू से, और देखें कि रीजन में क्या हो रहा है। ब्रिक्स का मेंबरशिप है, बाकी इश्यूज़ हैं अमेरिका के साथ, अरब ममालिक देखें, सीरिया के, यानी इस वक्त अब देखें कि कितने बड़े इश्यूज़ हैं जहाँ पाकिस्तान को इन्वॉल्व होना चाहिए था, पाकिस्तान नहीं है उसमें। तो मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ये अब हमारे पास वक्त जो है वो, मेरा तो ख्याल ओवर टाइम हो गया, वक्त बहुत सा हमने ज़ाय कर दिया है। लॉस्ट डिकेड है, या पता नहीं लॉस्ट गुजरे 5 साल हैं या 10 साल हैं, 15 साल हैं, जिसमें इतनी मायूसी है नौजवानों में, और जब मायूसी उनमें है तो मैं उनसे वही कहता हूँ कि कल जो बात की थी कि लेट देम, होने दो, इसी मायूसी की हालत में आगे निकलो क्योंकि ये तो पूरी दुनिया में देखे ना, अब इस वक्त ये H1B वीज़ास के ऊपर कुछ नहीं समझ में आ रहा। वो जो थोड़ा सा एक मेरा ख्याल है कि ईलॉन मस्क पीछे हट गए हैं उसके ऊपर, ईलॉन मस्क और ट्रम्प थोड़ा सा पीछे हटे हैं, वो कह ये रहे हैं, लेकिन ये कि वो जो वहाँ से जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का इतना प्रेशर है उन पर कि वो मेरे ख्याल से उनको कभी भी अनॉय नहीं करेंगे। इतना ज़्यादा प्रेशर है वहाँ पे कि जी, लेकिन उनको स्किल्ड वर्कर्स भी चाहिए। उनकी जो टेक इंडस्ट्रीज़ हैं, और टेस्ला में और बाकी जगहों पे बहुत बड़ी तादाद में, ख़ुद इलॉन मस्क इसी वीज़ा पे आए थे। तो बात सारी ये है कि वो अब दरमियान में क्या रास्ता ढूंढते हैं, क्या रास्ता नहीं ढूंढते। और दूसरी मैं आपको बात बताऊँ कि जो H1B वीज़ा है ना, उसके अंदर एक नया इशू है। उसके अंदर जो है वो सिर्फ यानी सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया या बाकी, उसमें आप कुछ भी कह लेना, उसमें गोरे काले का चक्कर है, गोरे काले का चक्कर है। उनको अगर मिल जाए ना वहाँ से, यूक्रेन से और जर्मनी, वो कह रहे हैं ये बात कि भाई गोरे अगर बुलवाने तो गोरे बुलवाओ। ये कैसे लोग, ठीक है ना, ये ब्राउन मैन या ब्लैक, ये इस तरह के जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में वो यूरोप शोरप इन मुल्कों के लोगों को ले लेते हैं, चाहे वो कितने निखट्टू क्यों ना हो, गोरे हो, लेकिन कितने इंटेलिजेंट क्यों ना हो। अगर वो काला साहब है, इस साउथ एशिया से जा रहा है, इंडिया से जा रहा है, कहीं से जा रहा है, इंडिया में बड़े ज़बरदस्त लोग अटैक है, तो वहाँ पे उनको इशू है, प्रॉब्लम है।
और लेकिन ये है कि अब इसको कैसे निपटाते हैं, वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। साथ ही वो ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पर ये 2 जंगें तो ख़त्म होनी चाहिए। उन्होंने कहा क्या मत ढा दूंगा, ये उससे पहले ये होस्टेज ख़त्म होने चाहिए, ये करो डील। लेकिन वो बातचीत फिर रुक गई है दोबारा, और हमास और वो तो पीछे भी नहीं हट रहे, और इधर से वो जो है वो साथ ही ईरान के ऊपर अटैक क्या करना है। अभी तो हुती, मैंने आपसे कहा ना, हुती नहीं संभाले जा रहे। टर्की बहुत इंटेलिजेंटली इस पूरे मामले को लेकर चल रहा है, और अकेले टर्की नहीं है, सऊदी अरेबिया, कतर, बाकी सारे मुल्क सारे। और ये जो कुछ हो रहा है वहाँ पे इसराइल के साथ, तो ये इन्होंने भी अच्छा है ना, ये देख रहे हैं कि इसराइल उधर इंगेज है, तो गोलान कल को जो है ये प्रेशर आना है MHR पे, तो वो लेकिन ये इस डायलॉग का मुकम्मल होना बहुत ज़रूरी है। और देखते ये हैं कि अभी तो इन्होंने ये यूरोप को ही सामने लिया हुआ है ना, कनाडा को लिया हुआ है, इलॉन मस्क ने यूरोप को लिया हुआ है, बाकी जो पनामा को लिया हुआ है, इन्होंने जर्मनी के ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन ये है कि इससे निकल के फिर ये बाकी मुल्कों की तरफ जब जाएंगे तो उनके बारे में क्या पॉलिसी होगी। अगर ये गोरा बरतानिया, अगर ये गोरे साहबान के बारे में ये पॉलिसी है, तो बाकी जो ब्राउन मैन है तो उनके बारे में क्या पॉलिसी होगी, या जो, तो अभी देखते हैं, आने वाले दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कि क्या होता है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम में अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों को, दोनों वाक़ई लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।